Jai Hind students. Today's topic is quantum mechanical model of atom. So what is quantum mechanical model? यानी quantum mechanics से related है ये. So the branch of science that takes into account this dual behavior of matter is called quantum mechanics. यानी आपने अभी तक पढ़ा नील बोर मॉडल के बारे में और फिर उसके बाद आया हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसने वेव और पार्टिकल नेचर डुअल बिहेवियर को भी हमने उससे पहले डिस्कस किया और फिर यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. यानी नील बोर में कुछ कमियां पाने की वजह से उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया गया और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये आगे बढ़ते हैं और ये एक नया कॉन्सेप्ट क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स भी इसे कहते हैं. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम केमिस्ट्री में अब हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे कि एक ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें डुअल बिहेवियर को डिस्कस किया जाए यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ मैटर और ऑफ इलेक्ट्रॉन is called quantum mechanics. It is a theoretical science that deals with the study of the motion of the microscopic objects. अब देखिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये नेग्लेजिबल हो जाता है. ओके, वेव नेचर उसका नेग्लेजिबल हो जाता है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे स्टडी करके ऑब्जर्व किया जा सकता है. हैव बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही उसका डिस्कस किया जाता है जिसमें उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. It was developed by independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. ओके, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1926 में इसे डेवलप किया इंडिपेंडेंटली. यानी इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट मिलके इन लोगों ने अलग से दिया था, जो अभी तक के कॉन्सेप्ट चल रहे थे उससे डिफरेंट. ओके, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर एंड इट वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933. यानी इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला. किसे? श्रोडिंगर को. ओके, श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स में. ओके, सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर अ सिस्टम सच एज an atom or molecule whose energy does not change with time. ओके, जिसकी एनर्जी क्या है? फिक्स रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उसकी एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी. द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज एच कैप psi इज इक्वल टू ई psi. ओके, एच कैप क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसे. वेयर एच कैप इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन. और साई क्या है? इसे साई बोलते हैं. ठीक है, इसे ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं. और ई क्या है? फॉर एनर्जी. ओके, एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई इज वेव फंक्शन. अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. श्रोडिंगर गिव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. किसी भी सिस्टम के लिए इन्होंने एनर्जी को डिस्कस किया, इसमें एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश की एक इक्वेशन के थ्रू. दैट इज ऑल अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई. यानी एक एटम में जो जो चीज़ें होती हैं उन सब की टोटल एनर्जी को इन्होंने एक इक्वेशन में इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन दिया. अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इंडिविजुअली. यानी उसमें जो भी जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनके बीच में जो रिपल्शन भी होगा आपस में, यानी नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन भी होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन भी होता है, और पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है. तो ओवरऑल इन सब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसे कैलकुलेट करके एनर्जी के फॉर्म में इन्होंने इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई. साई इज wave function and E is energy. So hydrogen atom and the Schrodinger equation. ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए इस श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया? यानी आपको पता है कि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है और उस सिंपलेस्ट एटम को नील बोर ने पहले एक्सप्लेन किया था और उसी को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया. सो व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन gives the possible energy level the electron can occupy and the corresponding wave functions of the electron associated with each energy level.
ओके, यानी कि जब आप एटम की बात करते हैं तो अब आपको ये पता है सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिस सर्कुलर पाथ को, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो वहाँ पर बात कर रहे हैं हम अब एनर्जी की कि कौन सी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होंगे। When an electron is in any energy state, the wave function corresponding to that energy state contains all information about the electron। ठीक है, तो वेव फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था, इसे साई कहते हैं। द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, यानी अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल और उसके बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें उसी से पता चल सकती है। द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ओके, यानी कोऑर्डिनेट यानी जैसे 3D में अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड जो 3 एक्सिस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, and does not carry any physical meaning. Such wave function of hydrogen और hydrogen like species, hydrogen like species आपको पता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो, अगर यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ओके, सो विद वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी हाइड्रोजन से कंपेयर कर सकते हैं हम उन्हें भी जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। सच वे फंक्शन पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इस तरह से उन्होंने जब हाइड्रोजन की बात की और एक इलेक्ट्रॉन वाले अदर स्पीशीज को भी डिस्कस किया, तो उसके लिए हम कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, और उनके वेव फंक्शन को भी उन्होंने डिस्कस किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट within an atom is proportional to the psi square at that point। यानी कि अब देखिए बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जब बताया गया था ऑर्बिट में नील बोर ने, वो तो हमें पता चल गया कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद ये प्रूफ हो गया कि वो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट भी सही नहीं माना जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ साइमल्टेनियसली पता नहीं लगाई जा सकती। इससे ये प्रूफ हो गया कि वो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को हम पता नहीं लगा सकते। तो ये बात हो रही है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक रीजन होगा, एक एरिया होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट पोजीशन हम उसकी नहीं बता सकते। ठीक है, एक रीज़न बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, हो सकती है। द क्वांटम मैकेनिकल result of the hydrogen atom successfully predict all aspects of the hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not be explained by the बोर मॉडल। तो इस तरह से इन्होंने अपने इक्वेशन से, अपने फॉर्मूले से ये एक्सप्लेन किया कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है, और उसे वेव फंक्शन से, इक्वेशन से, उसकी एनर्जी के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया, एनर्जी लेवल के बारे में, जो कि बोर मॉडल में ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई थी और इनका एक्सप्लेनेशन उससे बेटर माना गया। ओके, सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट थी देखिए जो हमने अभी बात की जिसके बारे में। The following are the important feature for the quantum mechanical model of atom. First point, the energy of electrons in atom is quantized। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में वो क्वांटाइज्ड है, यानी ये एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें वो मूव करता है, जितनी एनर्जी के साथ वो कितनी सर्टेन डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से वो होता है, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम, यानी जब वो एटम के क्लोज होगा तो उसमें कितना अट्रैक्शन है, कितनी एनर्जी है उसकी, और कितनी डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है, और विदाउट रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी, यानी उसकी एनर्जी कम भी नहीं होगी ना ही इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से अपनी स्पीड भी मेंटेन करते हुए उसी स्पीड से वो रिवॉल्व करता रहता है। The existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wave like property। वेव का मतलब आप
पढ़ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउड सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस में वो कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो वो वहाँ पर किस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हम इसकी फिक्स पोजीशन कभी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है एक जगह। Both the exact position and the exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously. That was Heisenberg uncertainty principle. तो ये आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ पता नहीं लगा सकते। ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन एटम, यानी उसको हम अलग अलग पॉइंट्स पर हम दोनों चीज़ों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। So point an atomic orbital is the wave function that is psi। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि psi, आप हमेशा याद रखिएगा psi क्या है, वेव फंक्शन है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम one electron orbital wave function or orbitals form the basis of the electronic structure of atoms. In each orbital the electron has a definite energy, यानी अलग अलग ऑर्बिटल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, वो फिक्स होती है कि किस ऑर्बिटल में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। और डिफरेंट शेल्स होते हैं तो उन शेल्स के भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में उनकी एनर्जी वैरी करती है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पर एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप जानते हैं, फर्स्ट वन इज़ के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इन नेक्स्ट शेल आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और उसमें ऑर्बिटल के नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, उसे हम क्वांटम नंबर्स में डिस्कस करेंगे। In a multi-electron atom, the electrons are filled in various orbital in order of increasing energy। ठीक है, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे एनर्जी, उसके एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है यानी एक से ज़्यादा, फर्स्ट वाले में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन थर्ड वाला जब आएगा तो वो नेक्स्ट शेल में चला जाता है, तो उससे एनर्जी डिफरेंस आ जाता है उसमें। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ multi-electron atom, an orbital wave function characteristic of orbital is occupies all the information about the electron in an atom is stored in its orbital wave function, that is psi, and quantum mechanics make it possible to extract this information out of psi। यानी उस psi से ही, यानी वेव फंक्शन से ही हम उसमें प्रेजेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है, वो उसकी पोजीशन कहाँ हो सकती है। ओके, सिर्फ प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, ये सारी चीज़ें हमें वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी एटम हो, उसमें हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दैट इज साई स्क्वायर। याद रखिएगा, मॉड में इसे साई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाएगा, इसीलिए इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। यहाँ मोस्ट प्रोबेबल है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स उसी एरिया में पाए जाएंगे, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। फ्रॉम द वैल्यू साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम, एक एटम के अंदर जो साई स्क्वायर एरिया होगा डिफरेंट पॉइंट्स पर, उसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई होती है, तो हम साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस में लिखेंगे कि साई स्क्वायर क्या होता है, ये फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज
हाई, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होता है जिसे हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, वो है वेव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप कुछ इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी पॉइंट्स आपको लिखना और याद रखना है, और ये लास्ट वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओके।